E2 रिएक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि बेस कितना ताकतवर हो सकता है और ये सब कुछ एक साथ या बैक वक्त हो रहा होता है। एक ताकतवर बेस यहाँ कार्बन से हाइड्रोजन निकाल सकता है। ये खुद ही यहाँ प्रोटॉन को निकाल रहा है। ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को नहीं पकड़ रहा। फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से यहाँ पर आ जाएगा और ये कार्बन को इजाजत देता है कि ये वो वाला इलेक्ट्रॉन दे दे जो कि क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है। क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा। अब एक चीज जो शायद आपके दिमाग में आए वो ये है कि मैंने यहाँ इस हाइड्रोजन को क्यों लिया है, मैंने ये वाला हाइड्रोजन क्यों नहीं लिया। तो चले इसके लिए मैं अब आपका तारुफ पहले एक टर्मिनोलॉजी या इस्तेलाहात से करवाती हूँ। फिर मैं थोड़ा आपको इस बारे में बताऊंगी कि लोग क्यों सोचते हैं कि ये वाला असूल काफी काम आता है। तो आम तौर पर जिस कार्बन के पास फंक्शनल ग्रुप होता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है। यहाँ ये अल्फा कार्बन है इस सूरत में, लेकिन अब E2 रिएक्शन के लिए इस हाइड्रोजन को इस बीटा कार्बन से निकलना होगा। बीटा कार्बन वो कार्बन होता है जो कि अल्फा कार्बन के बाद वाला कार्बन होता है। तो ये बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। तो ये बात तो मुकम्मल तौर पर समझ में आती है कि कोई भी ये सोच सकता है कि ये इसे यहाँ से भी निकाल सकता है और ये इसे यहाँ इस कार्बन से भी निकाल सकता है। तो चलिए अब आगे इस रिएक्शन के बारे में सोचते हैं। मैं इसे बना देती हूँ ताकि आप इसे अच्छी तरह से देख सकें। तो यहाँ हमने इसे इस वाले बीटा कार्बन से निकाला है। मैं दोबारा ये वाला रिएक्शन बना देती हूँ जिसमें हम इसे दूसरे बीटा कार्बन से निकाल रहे थे। मैं दोनों रिएक्शन इस स्क्रीन पर एक साथ बनाना चाह रही हूँ। तो मैं यहाँ मेथॉक्साइड बना देती हूँ। तो हमारे पास मिथाइल ग्रुप से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा। ऑक्सीजन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इन सब में सातवां इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। बजाय इसके कि मैं ये कहूं कि ये हाइड्रोजन पर हमला कर रहा है, मुझे कहना चाहिए कि ये इस प्रोटॉन को ले रहा है या इस हाइड्रोजन के प्रोटॉन से जुड़ रहा है ताकि फिर हाइड्रोजन के प्रोटॉन या हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स ये वाला मॉलिक्यूल ले सके, ताकि ये इस अल्फा कार्बन और इस बीटा कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनाने के लिए इस अल्फा कार्बन के पास चला जाए। तो अब चूंकि इस अल्फा कार्बन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिया है, तो अब इसे इस क्लोरो ग्रुप से जुड़े इलेक्ट्रॉन की मजीद जरूरत नहीं है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लोराइड बनाने के लिए इस क्लोरीन के पास चला जाएगा। क्लोरीन पहले से ही बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला जाएगा। अब ये सब होने के बाद हमारे प्रोडक्ट्स कुछ इस तरह के दिखाई देंगे। तो हमारे असली रिएक्शन की तरह यहाँ भी हमारे पास मेथनॉल मौजूद है, क्योंकि इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया था। मैं इसे बना देती हूँ। तो यहाँ आपके पास ये OCH3 है। ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास यहाँ पर होगा। फिर ये जामनी इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पर होगा, जो कि अब इस वाले हाइड्रोजन के इस हरे इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ा होगा। चुनांचे ये अब इस हरे इलेक्ट्रॉन से जुड़ा जो हाइड्रोजन को दिया गया है। याद रहे कि इस ऑक्सीजन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज था। न्यूट्रल ऑक्सीजन के पास 6 होंगे, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज था। लेकिन चूंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे दिया है, तो अब इसके पास न्यूट्रल चार्ज होगा। ये अब मेथनॉल है। ये बिल्कुल वही है जो हमने E1 रिएक्शन वाली वीडियो में देखा था। हम ये भी जानते हैं कि क्लोरो ग्रुप ने अब ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो ये अब क्लोराइड एनाइन है। तो मैं इसे बना देती हूँ। ये क्लोराइड एनाइन है और इसने अब ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो अब इसके पास नेगेटिव चार्ज है। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज मेथॉक्साइड से क्लोराइड एनाइन पर मुंतकिल हुआ है। अब यहाँ पर मुख्तलिफ जो चीज़ है वो ये है कि डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान होने की बजाय कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान मौजूद है। तो अब ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट ऐसा दिखाई देगा। हमारे पास ये वाला कार्बन यहाँ पर होगा, ये 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होगा और अब इस कार्बन के साथ इसका डबल बॉन्ड होगा। मैं डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड यहाँ पर जामनी रंग से बना रही हूँ।
मैंने यहाँ पर फर्ज किया है कि ये पाई बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड की नई शक्ल है। अब मैं बाकी चीजें बना देती हूँ। तो यहाँ आपके पास कार्बन कार्बन होगा। ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। मैं चाहती तो इसे CH3 भी लिख सकती थी। ये कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया हमारा मुकम्मल प्रोडक्ट। तो बजाय इसके कि जो हमने E2 रिएक्शन की पहली वीडियो में देखा था, यानी बजाय ब्यूट 2 ईन के बनने के हमारे पास कार्बन तो अभी भी 4 है। ये 1 2 3 और 4, ये अभी भी ब्यूट है। लेकिन अब डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पर मौजूद है। तो ये 1 2 और 3 और ये 4 कार्बन, लिहाजा हम इसे ब्यूट 1 ईन या 1 ब्यूटीन भी कह सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन होता है। क्या ये दोनों ही अमल में आते हैं या फिर कोई एक गैर मुतनासिब तौर पर या डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा होता है। तो इसका मतलब है कि जी हाँ, कोई एक गैर मुतनासिब तौर पर या डिस्प्रोपोर्शनेटली अमल में आता है। ये गालिब या डोमिनेंट प्रोडक्ट है। जब आप ये वाला रिएक्शन अंजाम देंगे तो आप जिस बीकर या बर्तन में इस रिएक्शन को अंजाम देंगे, इसमें आप देखेंगे कि इसमें मौजूद ज्यादातर प्रोडक्ट ब्यूट 2 इन होगी, ना कि ब्यूट 1 इन। शायद आपको बीकर में ये बहुत थोड़ा ही दिखाई दे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा है ही क्यों, और आप इस चीज को देखेंगे भी कैसे। अच्छा खैर, तो इसकी पेश गोई करने के लिए एक कानून या रूल का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम ज़ेड-सेव्स असूल कहते हैं। मैं शायद ठीक से इसे नहीं पुकार रही हूँ, लिहाजा इसे लिख ही देते हैं। तो ये ज़ेड-सेव्स रूल है। ये कुछ ना कुछ मार्कोवनिकोव रूल के मुताबिक ही होता है, लेकिन ये एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए होता है। अगर आप इसके बारे में सोचें तो जो हमने पहले एडिशन रिएक्शन किए थे वो एलिमिनेशन रिएक्शन के बिल्कुल बरक्स होते हैं। एडिशन रिएक्शन में हम क्लोरो ग्रुप शामिल कर रहे होते हैं और एलिमिनेशन रिएक्शन में हम इसे निकाल रहे होते हैं। लिहाजा ज़ेड-सेव्स रूल मार्कोवनिकोव रूल के मुताबिक ही होता है। अब सबसे पहले मैं आपको सिर्फ इस रूल के बारे में बताऊंगी, फिर हम इसके बारे में देखेंगे कि ये किस तरह से और क्यों काम करता है। लोगों को लगता है कि ये रूल काम करता है, लेकिन वो 100% यकीनी तौर पर ये बात नहीं कहते। तो ज़ेड-सेव्स रूल कहता है कि जो कार्बन हाइड्रोजन खो रहा है, ये वही कार्बन है जिसके पास कम हाइड्रोजन है। वो कार्बन जिसके हाइड्रोजन के खोने का इम्कान ज्यादा है, वो मुझे यहाँ हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन प्रोटॉन कहना चाहिए। खैर, तो वो कार्बन जिसके हाइड्रोजन के खोने का इम्कान ज्यादा है, ये वो कार्बन होता है जिसके पास कम या थोड़े हाइड्रोजन होते हैं। तो अगर आप यहाँ मौजूद इस रिएक्शन को देखें तो हमारे पास यहाँ हमारा अल्फा कार्बन है। अब या तो ये वाला बीटा कार्बन या फिर ये वाला बीटा कार्बन अपना हाइड्रोजन खो सकता है। इसके पास 3 हाइड्रोजन मौजूद है, इसके पास सिर्फ 2 है। तो ज़ेड-सेव्स रूल हमें बताता है कि ये वो वाला हाइड्रोजन है या ये वो वाला प्रोटॉन है जिसका बेस के साथ रिएक्ट करने का ज्यादा इम्कान मौजूद है। आप इसे इस तरह से भी सोच सकते हैं कि ये ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन है। अब एक और दिलचस्प सवाल, ये रूल इस्तेमाल करने में और अमल करने में तो काफी आसान है। अगर इन दोनों के पास एक ही तादाद मौजूद है तो आप एक जितनी ही प्रोडक्ट्स देखेंगे, जो कि इस चीज पर मुनस्सिर है कि ये रिएक्शन किस तरफ जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो यहाँ एक चीज जिसे हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं वो अमल में आती है। तो इसकी बहुत तफसील में तो नहीं जाऊंगी, यानी इसकी क्वांटम मैकेनिक्स पर तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा इसके बारे में बताऊंगी कि हमने कहा था कि जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होते हैं, इस कार्बन के हाइड्रोजन खोने के ज्यादा इम्कान मौजूद होते हैं। लेकिन जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होते हैं वो दूसरे मजीद कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ये अल्फा कार्बन के बाहर वाले एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये दरअसल 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक ये इस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है और दूसरा ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब यहां मौजूद ये सिर्फ इस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है। हाइपर कॉन्जुगेशन बस एक ये ख्याल या तस्वुर है कि बीटा कार्बन नहीं बल्कि इससे अगला कार्बन बॉन्ड को मुस्तहकम करने में मदद करता है।
यहाँ आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे क्योंकि कार्बन के पास हाइड्रोजन के मुकाबले में देने वाले इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। तो बिल आखिर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स अतिया करके उल्टे हाथ के मुकाबले में सीधे हाथ से डबल बॉन्ड बनाने का ज्यादा इम्कान रखता है। मैं हाइपर कॉन्जुगेशन की बहुत तफसील में नहीं जाऊंगी। ये इसी ख्याल या तस्वर पर मबनी है कि हमारे पास डबल बॉन्ड के करीब जितने ज्यादा कार्बन मौजूद होंगे इतना ही ज्यादा बॉन्ड मुस्तहकम बनेगा। अब इसे सोचने का एक और तरीका ये है कि हम प्रोडक्ट्स को देखें। तो जेटसेव्स रूल हमें बताता है कि ब्यूट 1 ईन के मुकाबले में ब्यूट 2 ईन बनने का इम्कान ज्यादा होगा। और अगर आप ब्यूट 1 ईन देखें तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। हम डबल बॉन्ड इस तरह से भी बना सकते हैं। ये वो कार्बन है जो कि पहले अल्फा कार्बन था। हम यहाँ पर कार्बन बना सकते हैं। फिर ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये इस हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और फिर ये कार्बन की चेन से जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ इसकी जगह आर लिख देंगे। फिर ये सिर्फ 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो ये जरूरी नहीं है कि ये लाजमी तौर पर ब्यूट 1 ईन ही होगा, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ आर लिख दूंगी। अब अगर ब्यूट 2 ईन को हम इस तरह से बनाना चाहें तो ये इस तरह का दिखाई देगा। आपके पास यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है। अब ये उल्टे हाथ वाला कार्बन इस हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और साथ में ये आर प्राइम से जुड़ा हुआ है। फिर ये सीधे हाथ वाला कार्बन हाइड्रोजन और आर डबल प्राइम से जुड़ा हुआ है। तो ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और आर डबल प्राइम से जुड़ा हुआ है। मैंने ऐसा इसे इसलिए बनाया है ताकि हम सिर्फ डबल बॉन्ड पर गौर कर सके और सोचे कि इसके गिर्द क्या हो रहा है। हम पहले ही कह चुके हैं कि ये कम बनने वाली प्रोडक्ट है और ये ज्यादा बनने वाली प्रोडक्ट है। ये ज्यादा डोमिनेंट प्रोडक्ट है। अब कम वाली प्रोडक्ट में अगर हम डबल बॉन्ड के आगे देखें तो यहाँ हमारे पास सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है जो कि यहाँ पर ये आर है। यहाँ हमारे पास 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं, तो हम कहेंगे कि ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। और जब हम सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हम तसव्वुर करते हैं कि हम हाइड्रोजन को कार्बन चेन्स और एल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ मौजूद ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो यहाँ मौजूद ये कार्बन चेन्स जो कि डबल बॉन्ड के करीब मौजूद हैं, ये इस बॉन्ड को मुस्तहकम करने में मदद करेंगी। इनके कुछ सिग्मा बॉन्ड्स, कुछ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स किसी तरह पाई ऑर्बिटल्स को मुस्तहकम करने में मदद करेंगे। अब आपको अंदाजा होगा कि दुनिया 100% क्लियर नहीं, लिहाजा इसका मैकेनिज्म मुकम्मल तौर से मालूम नहीं है। जबकि काफी लोगों ने इस पर बहुत तजर्बा भी किया है। वो जानते हैं कि प्रोडक्ट जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा आप इसे ही ज्यादा पाएंगे और प्रोडक्ट जितना कम सब्स्टिट्यूटेड होगा आप इसे इतना ही कम पाएंगे। और ये सब हमें जेटसेव्स रूल के जरिए मालूम हुआ है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कम से कम जेटसेव्स रूल तो समझ में आ गया होगा। अलबत्ता हाइपर कॉन्जुगेशन में मानती हूँ थोड़ा सा पेचीदा कॉन्सेप्ट है। ये बस एक ख्याल है कि जेटसेव्स रूल किस तरह काम करता है, लेकिन रूल काफी साफ और सीधा है। अगर आपको 2 बीटा कार्बन के बीच में कोई चुनना है कि किस कार्बन के हाइड्रोजन खोने का ज्यादा इम्कान है, तो ये वो कार्बन होगा जिसके पास पहले से कम हाइड्रोजन मौजूद होंगे। अभी तक हमने जिस पर गौर किया वो E2 रिएक्शन था, लेकिन ये E1 रिएक्शन के लिए भी बिल्कुल दुरुस्त बात है।